अच्छा वी स्टार्टेड विद मल्टीप्लायर, पर थोड़े इश्यूज थे तो हम उसको सही से कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो मैं वापस पूरा रिकैप भी दे रहा हूँ जो हमने करा था। मतलब ऐसे कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हमने पार्ट स्टार्ट ही नहीं करा था ये। तो देखो मल्टीप्लायर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट देने से पहले ना, सबसे पहले आपको विड्रॉल्स मैंने डिवाइस कराया था। विड्रॉल्स आर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम दैट आर नॉट यूज्ड इन कंजम्पशन। मतलब आप अपनी इनकम जो है वो या तो कंज्यूम करते हो या तो विड्रॉ करते हो। तो विड्रॉल की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई ये वो इनकम है जो कंज्यूम नहीं हो रही, और जो इनकम कंज्यूम नहीं होती वो विड्रॉ होती है। अब विड्रॉ या तो इन द फॉर्म ऑफ सेविंग होगी, या तो इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स होगी, या तो इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस होगी। और विड्रॉल की सबसे खास बात क्या होती है कि एक चीज होती है, इसको कहते हैं रेट ऑफ विड्रॉल। एक रेट पे आप विड्रॉ करते हो, आप ऐसे रैंडम विड्रॉ नहीं करते। तो सेविंग की विड्रॉल जो होगी वो एमपीएस से पता चलेगा। जैसे अगर 20% है तो एवरी एडिशनल इनकम का 20% सेव हो रहा है, सही है। इसी तरीके से एमपीएम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट्स, कि भाई अपनी एडिशनल इनकम का कितना परसेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो। इसी तरीके से टैक्सेस भी गवर्नमेंट को देने पड़ता है, सबका रेट होता है, सही है। हाँ, तो हर चेंज इन इनकम, सही है, हर चेंज इन इनकम देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। हर चेंज इन इनकम में से चेंज इन कंजम्पशन होती है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द एमपीसी। और हर चेंज इन इनकम में से विड्रॉवल होता है, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू एमपीएस, एमआरटी एंड एमपीएम, सही है। पर इन तीनों को इंडिविजुअली देखने से बेहतर है आप एमपीडब्ल्यू देख लो, जी अब ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एमपीडब्ल्यू क्या, एमपीडब्ल्यू इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू विड्रॉ, proportion of additional income that is withdrawn not used in consumption। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली वन इज इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीडब्ल्यू। अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में देखें तो वन इज इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीडब्ल्यू, while एमपीडब्ल्यू इज वन माइनस एमपीसी। ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वन इज इक्वल्स टू एमपीसी प्लस एमपीडब्ल्यू, वन इज इक्वल्स टू इनकम। इनकम में से या तो कंज्यूम करूंगा अकॉर्डिंग टू एमपीसी, या तो विड्रॉ करूंगा अकॉर्डिंग टू विड्रॉल, रेट ऑफ विड्रॉल। और अगर मुझे विड्रॉल निकालने तो मैं क्या करूंगा, इनकम में से एमपीसी को माइनस कर दूंगा। इनकम में से एमपीसी को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, सही है। और फिर उसके बाद जो है ना, हमने ये भी चीज कर ली थी कि इकोनॉमी में जब भी कोई चेंज इन इंजेक्शन होता है, देखो मैंने आपको एक एक चीज और आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। मैंने आपको ये चीज पहले भी बता दी थी कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है ना वो बेसिकली इंजेक्शन ही होते हैं, सही है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बेसिकली इंजेक्शन ही होते हैं, क्योंकि आप देख लो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की इक्वेशन में जो जो आता है ना एक्सेप्ट कंजम्पशन, वो फुली ऑटोनोमस ही होता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो। तो अगर मैं चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलूं या चेंज इन इंजेक्शन बोलूं, इंजेक्शन का वेरिएबल जे होता है, या मैं चेंज इन इंजेक्शन बोलूं या मैं चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलूं, तो बात एक ही है। एंड इन्वेस्टमेंट, स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट्स। अब समझना यहाँ पर ये है कि जब भी इकोनॉमी में कोई भी ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर होता है ना, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो स्पेंडिंग हो, चाहे वो एक्सपोर्ट हो, उसका मल्टीप्लायर टाइम्स अफेक्ट आता है। उसकी जो वैल्यू क्रिएट होती है ना वो उस अमाउंट से बहुत ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक गवर्नमेंट डिसाइड करती है टू स्पेंड एडिशनल $100 million इनटू द इकोनॉमी, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट इंजेक्ट कर रही है $100 million इन द इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट जैसे $100 million इंजेक्ट करेगी ना, तो आप इसको इस तरीके से कर लो कि गवर्नमेंट, एक नई गवर्नमेंट आई है, न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, और उसने जो है ना वो बेसिकली क्या करा, अपने आवाम से अपने मैनिफेस्टो में वादा करा था कि हम जो है ना वो डेवलपमेंट पे काम करेंगे कंट्री के। तो उन्होंने आते साथ जो है ना वो $100 million जो है ना वो लगा दिए, और $100 million लगा के ना डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। अब इसका तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि गवर्नमेंट $100 million जो है वो इंजेक्ट करेगी इकोनॉमी में थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। डेवलपमेंट पे काम होगा ना, तो लेबर हायर करेंगे, लैंड होगा, कैपिटल होगा, एंटरप्राइज चाहिए होगा, स्किल्स चाहिए होंगी ऑन्टरप्रेन्योर्स की। तो ये सारी चीजें करके उन लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर करे। अब देखो आप इस चीज को समझो कि हुआ क्या है। हुआ ये कि जैसे ही इकोनॉमी के अंदर कोई भी इंजेक्शन होता है ना, चाहे वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो, या इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो, या एक्सपोर्ट के थ्रू हो, इकोनॉमी में डायरेक्टली एक उसी अमाउंट की इनकम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि आप ये $100 million इंजेक्ट कर रहे हो थ्रू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो एकदम से $100 million विल बी रिसीव्ड एज इनकम। तो $100 million की इनकम क्रिएट हो गई। अब जैसे ही $100 million की इनकम क्रिएट हुई, तो अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये कंज्यूम भी होना शुरू होगा। तो इस 100 मिलियन में से, अब देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, 80% ऑफ ऑल इनकम इज कंज्यूम्ड। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इस कंट्री का एमपीसी 0.8 है। इस कंट्री का एमपीसी क्या है, 0.8 है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर एमपीसी 0.8 है तो विड्रॉल कितना हुआ, 0.2। विड्रॉल कितना हुआ, 0.2। क्लियर है, क्योंकि वन होती है ना, इनकम वन होती है, इक्वल्स टू वन होती है। तो अगर 0.8 कंज्यूम हो रहा है तो 0.2 विड्रॉ होगा। इसका मतलब $100 million का 0.8 80% कंज्यूम हो रहा है, तो 80 million इज कंज्यूम्ड।
तो सवाल ये आता है 20 मिलियन क्या गया भाई, 20 मिलियन या तो टैक्स के फॉर्म में गया, 20 मिलियन या तो सेविंग के फॉर्म में गया, 20 मिलियन या तो इम्पोर्ट्स में गया। तो मैंने एक 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 वो जनरल कैटेगरी कैटेगरी ले ली विड्रॉ की, स्पेसिफिकली मैं बता नहीं रहा किधर ये। अब ये 80 मिलियन कंज्यूम हो गया। अब जाहिर सी बात है, अगर ये 80 मिलियन कंज्यूम हुआ है तो ये 80 मिलियन किसी और की इनकम बनी होगी, ये 80 मिलियन किसी और की इनकम बनी होगी। अब ये जब 80 मिलियन किसी और की इनकम बनी है तो इसमें से भी 80% स्पेंड हो रहा है, और जब इसमें से भी 80% स्पेंड हो रहा है तो अब 64 मिलियन की कंजम्पशन हुई है। फिर ये 64 मिलियन की कंजम्पशन किसी और की इनकम बनेगी, क्योंकि आपको याद होगा ना एवरी एक्सपेंडिचर का एक इनकम क्रिएट होती है, और हर इनकम इज बैक्ड बाय आउटपुट। सुनो जरा क्या बोला है, हर कंजम्पशन से, हर एक्सपेंडिचर से इनकम क्रिएट होती है, और हर इनकम आउटपुट से बैक्ड होती है। क्योंकि हमने इनकम का और ट्रांसफर का फर्क सीख लिया था। ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट्स होती हैं जिसके रिटर्न में कोई आउटपुट क्रिएट नहीं होता, पर इनकम वो इनकम है जो अर्नड इनकम है, क्योंकि अर्नड और अनअर्नड का फर्क था। जो अर्नड इनकम है इट इज बैक्ड बाय आउटपुट, जो अनअर्नड है इट इज नॉट बैक्ड बाय आउटपुट। और जो इनकम आउटपुट से बैक नहीं होती उसको हम ट्रांसफर कहते हैं। चाहिए, क्योंकि वो जीटीवी में कोई एडिशन क्रिएट नहीं कर रहा, पर जो अर्नड इनकम है वो जीटीवी में एडिशन क्रिएट कर रहे हैं। तो एवरी इनकम इज बैक्ड बाय आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बार बार 100 मिलियन में से 80 मिलियन खर्च हुए फिर इनकम क्रिएट हुई, फिर 80 मिलियन में से 64 मिलियन खर्च हुए फिर इनकम क्रिएट हुई, क्योंकि हर खर्चे पे किसी की इनकम क्रिएट हो रही है। तो ये जो अमाउंट क्रिएट हो रही है ना इकोनॉमी में, ये जो अमाउंट इकोनॉमी में बनते जा रही है, ये बार बार जो इनकम जनरेट हो रही है, इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। 100 मिलियन तो इनिशियल आउटपुट था जो क्रिएट हुआ है, पर उसके बाद जो 80 मिलियन क्रिएट हुआ है, फिर 64 मिलियन क्रिएट हुआ है, फिर इसका 80% होगा, फिर इसका 80% होगा, फिर इसका 80% होगा, फिर इसका 80% होगा। ये कभी तो रुकेगा, ये एक टाइम आएगा कि जीरो हो जाएगा। जैसे एक छोटी सी मिसाल मैं हमेशा बच्चों को देता हूँ माइक्रो लेवल पे ना, मैं एक माइक्रो लेवल पे बड़ी एक बच्चों वाली एग्जांपल बच्चों को मैं हमेशा देता हूँ कि भाई इसको इस तरीके से याद कर लो, इसको इस तरीके से याद कर लो कि अगर आप मुझे 5,000 की फीस आगे देते हो ना फॉर एग्जाम्पल, तो ये 5,000 में से ना मैं 4,000 रुपये खर्च कर देता हूँ, तो 4,000 किसी और की इनकम बन जाती है। फिर जिसकी 4,000 की इनकम बनी वो 3,000 रुपये खर्च कर देता है, तो किसी और की 3,000 की इनकम बनी। फिर उस 3,000 में से वो 2,000 की इनकम क्रिएट हो गई, फिर उस 2,000 में से 1,000 की इनकम क्रिएट हो गई, और फिर ये साइकिल रुक गई जीरो। मतलब अब 1,000 से कुछ भी स्पेंड नहीं हुआ, सेव हो गया। तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15। इनिशियल 5,000 थे, 15,000 की वैल्यू क्रिएट। अब यहाँ पर आपको समझना ही है कि ये वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक ही 5,000 का नोट कितने हाथों में जा रहा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये नहीं है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि एक 5,000 की नोट इकोनॉमी में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रही है, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब ये 5,000 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में, इस एग्जाम्पल में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इस एग्जाम्पल में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है ये चीज। बताइए, सवाल तो पूछ लो। सही है, तो ये साइकिल जो है ना ये चलती ही जाएगी, ये रुकती नहीं है। मतलब ये रुकती है एक पॉइंट पे आके जिधर इकोनॉमी में ओवरऑल विड्रॉ हो जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको जो है ना वो इसका असल फॉर्मूला लिखवाता हूँ, फॉर्मूला क्या है। देखो मल्टीप्लायर के ना दो फॉर्मूले होते हैं, सुनना था। मल्टीप्लायर के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला जो मल्टीप्लायर का बनता है ना वो ये होता है, क्योंकि देखो अब मैं आपको ना इसकी डेरिवेशन सिखा रहा हूँ पहले फॉर्मूले की। चेंज इन रियल नेशनल इनकम RNI, ठीक है, इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और चेंज इन एक्शन। और अगर मुझे मल्टीप्लायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे मल्टीप्लायर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं चेंज इन नेशनल इनकम को डिवाइड कर दूंगा चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर से। ये पहला फॉर्मूला है। ये कौन सा फॉर्मूला है, ये पहला फॉर्मूला। क्लियर है। अब इसकी ना इसका बेसिकली इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी, ये देखो। ये जो पहला हमने लिखा है ना ये, मतलब चेंज इन रियल नेशनल इनकम इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पर मैं एक चीज लिख रहा हूँ, व्हेन देयर इज, जो भी मैंने समझाया है ना वो मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी सी 3 लाइन में समझ आ जाएगा। व्हेन देयर इज इंक्रीज
इन इंजेक्शन द एक्स्ट्रा स्पेंडिंग इंक्रीजेज इनकम। सही है। और उस एक्स्ट्रा इनकम में से कंजम्पशन होती है विच इज देन यूज्ड इन कंजम्पशन। और उस कंजम्पशन में से और इनकम क्रिएट होती है रिजल्टिंग इन ग्रेटर इनकम। और ये प्रोसेस चलता ही रहता है अनलेस वो जीरो ना हो जाए अमाउंट। सही है। तो ये पहला फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का। अब मसला ये है कि इस फॉर्मूले के लिए ये दोनों वैल्यूज नहीं हुई नहीं चाहिए, मतलब होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यूज नहीं है फिर कैसे निकालूंगा मल्टीप्लायर। एक और फॉर्मूला यहाँ पर जो मल्टीप्लायर का बनता है ना वो ये बनता है। ये दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूँ। ये थोड़ा मुश्किल फॉर्मूला होता है। अब देखो, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रहा हूँ। अगर मैं इस 0.2 को 0.4 कर दूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एमपीडब्ल्यू बढ़ गया? अगर मैं 0.2 को 0.4 कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि विड्रॉल्स बढ़ गए? और अगर एक इकोनॉमी में विड्रॉल्स बढ़ेंगे, अगर एक इकोनॉमी में विड्रॉल्स बढ़ेंगे तो होगा क्या? अगर एक इकोनॉमी में विड्रॉल्स बढ़ेंगे ना तो पहले के मुकाबले में जो मल्टीप्लायर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। वो क्या होना शुरू हो जाएगा? मतलब एक इकोनॉमी में जब विड्रॉल्स बढ़ते हैं तो पहले के मुकाबले में जो मल्टीप्लायर होता है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। कैसे मल्टीप्लायर कम होगा? भाई अगर मैं इसको 0.4 कर दूं तो 0.4 होने का मतलब क्या है कि एमपीसी अब कितना हो गया? 0.6 हो गया। अगर 40% विड्रॉ हो रहा है तो फिर 60% कंज्यूम होगा, क्योंकि वन होता है ना, अमाउंट तो वन ही है इक्वल्स टू। अगर 100 मिलियन के 80 मिलियन पहले कंज्यूम हो रहे थे तो अब 100 मिलियन के 60 मिलियन कंज्यूम होंगे। और उस 60 मिलियन के फिर 36 मिलियन कंज्यूम होंगे। क्लियरली यहाँ पर एक चीज पता चल रही है कि भाई जब आपने 20% से विड्रॉल बढ़ा दिया तो आपकी इकोनॉमी का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट था ना, जो वैल्यू क्रिएट हो रही थी और जो इनकम्स क्रिएट हो रही थी वो गिनना शुरू हो गई है। मतलब मल्टीप्लायर इफेक्ट आपका कम होना शुरू हो गया। मतलब आप इसको इस तरीके से समझो कि इकोनॉमी में जितना ज्यादा विड्रॉ होगा ना उतना आपका मल्टीप्लायर कम होगा। इकोनॉमी में जितना ज्यादा विड्रॉ होगा उतना आपका मल्टीप्लायर क्या होगा? कम होगा। फिर इकोनॉमी में जितने ज्यादा विड्रॉल्स बढ़ेंगे उतना आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट कम होगा। सही है। तो आप इस चीज को याद रखो कि आपका जो मल्टीप्लायर है ना वो इनवर्सली रिलेटेड है टू विड्रॉल्स। आपका जो मल्टीप्लायर है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है टू विड्रॉल्स। तो मल्टीप्लायर विल बी इक्वल्स टू 1/एमपीडब्ल्यू। देखो इनवर्सली रिलेटेड है कि भाई अगर एमपीडब्ल्यू बढ़ेंगे, विड्रॉल्स बढ़ेंगे तो मल्टीप्लायर कम होगा। सही। तो मल्टीप्लायर इज इनवर्सली रिलेटेड टू विड्रॉल्स। और अगर मैं इसको एक टू सेक्टर इकोनॉमी के हिसाब से लिखूं तो एक टू सेक्टर इकोनॉमी में द ओनली विड्रॉल इज सेविंग, तो 1/एमपीएस। तो टू सेक्टर का जो फॉर्मूला बनेगा वो 1/एमपीएस बनेगा। इसी तरीके से इसी तरीके से अगर मैं एक थ्री सेक्टर इकोनॉमी का बनाऊं तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी का क्या बनेगा? 1/एमपीएस प्लस एमआरटी। सही है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया थ्री सेक्टर का। समझ आई? और अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूँ फोर सेक्टर का तो 1/एमपीएस प्लस एमआरटी प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। तो ये आपका फोर्थ सेक्टर का फॉर्मूला बन गया। समझ आया? इस तरीके से मल्टीप्लायर का फॉर्मूला बनता है। और अगर मैं इसको दूसरे अंदाज में लिखूं तो मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दी कि भाई एमपीडब्ल्यू इज इक्वल टू 1 - एमपीसी। तो अगर मैं इसको दूसरे अंदाज में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? 1/1 - एमपीसी, चाहे वो टू सेक्टर हो, चाहे वो थ्री सेक्टर हो, चाहे वो फोर सेक्टर हो। समझ आ गया? कोई सवाल? अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक इकोनॉमी है जिसका एमपीसी 0.8 है फॉर एग्जाम्पल। एक इकोनॉमी है जिसका एमपीसी 0.8 है, ठीक है। मुझे गवर्नमेंट ने टास्क दिया है कि यार इस इकोनॉमी का ना मल्टीप्लायर बताओ। तो मल्टीप्लायर दो तरीकों से निकल सकता है। या तो तुम फॉर्मूला अप्लाई करो 1/एमपीडब्ल्यू वाला, या तो तुम फॉर्मूला अप्लाई करो 1/1 - एमपीसी वाला। आंसर सेम ही होना है। 0.8 अगर एमपीसी है तो विड्रॉल 0.2 होगा। ऐसा ही है।
क्योंकि 1 - 0.8 हो जाएगा ना, या तो तुम फिर इस तरह लिख लो। देखो बात इन दी एंड एक ही है, ये बात इन दी एंड एक ही है, क्लियर है ये चीज। आंसर 5 ही आने दोनों से, इसका मतलब इकोनॉमी में जो भी इंजेक्शन होगा वो 5 बार मल्टीप्लायर होगा, इकोनॉमी में जो भी इंजेक्शन होगा वो 5 बार मल्टीप्लायर। तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने, हमने अभी जो हमने एग्जाम्पल ली थी उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने एडिशनल स्पेंडिंग करी है $100 मिलियन की। अब ये $100 मिलियन जो है ना वो जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई होगा, तो पहला वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि चेंज इन रियल नेशनल इनकम, चेंज इन रियल नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू मल्टीप्लायर मल्टीप्लाई बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ऐसा ही है। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, 5 × 100 मिलियन। तो मुझे पता चल गया कि भाई 500 मिलियन जो है वो हमारा मल्टीप्लायर क्रिएट हुआ है। 500 मिलियन क्या क्रिएट हुआ है, मल्टीप्लायर क्रिएट हुआ है। सही है, कोई सवाल? अब अगर मैं एमपीसी को 0.5 कर दूं, अगर मैं एमपीसी को 0.5 कर दूं, तो ये 0.5 किस सिनेरियो में होगा, जब विड्रॉल्स बढ़ जाएंगे। सही है। अगर मैं एमपीसी को 0.5 कर दूं तो अब मेरा जो यहाँ पर मल्टीप्लायर आएगा ना, इसके हिसाब से, अब मेरा जो मल्टीप्लायर आएगा इसके हिसाब से वो क्या आएगा, 1/0.5। और 1/0.5 क्या होता है, 2। और अब जो जनरेशन होगी वो कितनी होगी, 200 मिलियन, क्योंकि 100 मिलियन की इंजेक्शन थी। तो ये समझो हुआ क्या है, जब एक गवर्नमेंट को पैसों की रोलिंग इकोनॉमी में रोकनी होती है, जब एक गवर्नमेंट को इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, जब एक गवर्नमेंट को इकोनॉमी को डिफ्लेट करना होता है, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन ये करते हैं। एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन आप क्या करते हो कि इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट थोड़ा कम करना होता है, महंगाई थोड़ी कम करनी होती है, स्पेंडिंग थोड़ी कम करनी होती है। तो गवर्नमेंट्स नॉर्मली क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे ना तो लोग अपना पैसा बैंक में डाल देंगे। जब लोग अपना पैसा बैंक में डाल देंगे तो दे आर सेविंग मोर, एमपीएस बढ़ जाएगा। एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी कम होगा, एमपीसी कम होगा तो स्पेंडिंग कम होगी, स्पेंडिंग कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी वर्क्स। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या, यही तो होती है कि आपको इकोनॉमी को मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, इंटरेस्ट रेट के थ्रू इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से तो काम करती है। तो जब आप A2 लेवल पे पॉलिसी समझाते हो तो इस तरह समझानी होती है। AS लेवल में हम जनरली लिखते थे कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, सेव ज्यादा करेगा, स्पेंड कम करेगा, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज हल्की सी ऐड करनी है कि सेव ज्यादा करेगा तो एमपीएस बढ़ेगा, एमपीएस बढ़ेगा तो एमपीसी कम होगा, एमपीसी कम होगा तो स्पेंडिंग कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, एडी कम होगा। सही है। और इसी चीज से फिर हमारी एक और चीज कनेक्ट होती है, और वो कनेक्शन क्या बनेगा, वो कनेक्शन ये बनेगा कि व्हाट आर द फैक्टर्स which affect multiplier, what are the factors affecting multiplier। और सबसे पहला फैक्टर ही हमने ऑटोमेटिकली डिस्कस कर लिया, दैट इज इंटरेस्ट रेट। हाउ डज इंटरेस्ट रेट अफेक्ट मल्टीप्लायर, एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं, जिससे लोग सेव ज्यादा करते हैं, सेव ज्यादा करते हैं तो एमपीसी कम होता है, एमपीसी कम होता है तो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर भी कम होता है। सही है। इसी तरीके से यार फॉर एग्जाम्पल टैक्स पॉलिसी, भाई लेट से मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की टैक्स पॉलिसी ना प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पता है किसी को, व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? तुम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे एक बंदे की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन टैक्स में जाता है। इसका मतलब एडिशनल इनकम जितनी बढ़ती जाती है उतना एडिशनल टैक्स बढ़ता जाता है। सही है, टैक्स का बर्डन बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे रेट ऑफ जो इनकम से कट रहा है वो भी कट रहा है। तो इसका मतलब एमआरटी बढ़ रहा है। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के केस में ना एक कंट्री का मल्टीप्लायर हमेशा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। तो इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर भी कहते हैं। इसको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्यों कहते हैं? भाई ये गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स का सिस्टम ऐसा रखती है कि वो खुद ही एज अ पॉलिसी काम करता है। मतलब आप खुद सोचोगे जब एक इकोनॉमी में बूम आता है तो एट द टाइम ऑफ बूम गवर्नमेंट टैक्सेस क्या करती है, बढ़ा देती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में ऐसा करना ही नहीं होता, खुद ब खुद बढ़ जाता है।
भाई जब इकोनॉमी में बूम आएगा, लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी, लोग ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है ताकि जो है ना वो स्पेंडिंग कम हो। यहाँ पर खुद ब खुद टैक्स बढ़ रहा है क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। तो जैसे जैसे बंदे की इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी इनकम से बड़ा बड़ा अमाउंट टैक्स में कट रहा है, और जब वो बड़ा बड़ा अमाउंट टैक्स में कट रहा है तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, ऑटोमेटिकली स्पेंडिंग कम हो रही है, ऑटोमेटिकली स्पेंड कंजम्पशन कम हो रही है। क्लियर है जी? तो ये सारा ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है, ये सारा जो है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा है। क्लियर है? और सबसे लास्ट जो आपका यहाँ पर होता है वो होता है ओपननेस ऑफ इकोनॉमी। ओपननेस ऑफ इकोनॉमी का मतलब यहाँ पर क्या है? देखो, ओपननेस ऑफ इकोनॉमी का मतलब है कि यार अगर फॉर एग्जांपल एक एक इकोनॉमी फ्री ट्रेड में मुलव्वस है, भाई फ्री ट्रेड कर रही है। फ्री ट्रेड का मतलब है विदाउट एनी बैरियर्स ट्रेड हो रही है। जाहिर है अगर एक कंट्री विदाउट एनी बैरियर्स ट्रेडिंग कर रही है तो उसकी एमपीएम हमेशा ज्यादा ही होगा, उसके इम्पोर्ट्स हमेशा ज्यादा ही होंगे, और जब इम्पोर्ट उसके ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली उस इकोनॉमी का भी मल्टीप्लायर जो है ना वो कम होगा। सही है? मनी सप्लाई देखो वो उसकी डिटेल में अभी मैं जान नहीं रहा, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तो तब मैं बताऊंगा, पर ये कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लायर को अफेक्ट करते हैं ब्रॉड कैटेगरी में अगर देखें। सही है? एक न्यूमेरिकल एग्जांपल इसकी विद ग्राफ देख लो कि ग्राफिकली किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगा एग्रीगेट, सबसे पहले यहाँ लिखूंगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्या हो रहा है, ये खुद ब खुद लाइन क्यों आ रही है? अच्छा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, प्रोटेक्टर बदलना पड़ेगा यहाँ पर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यहाँ पर मैंने लिख दिया इनका। सही है? और ये आ गया जीरो। अच्छा, मैंने क्या करा, एक एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन बना दी, तो ये एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन है। सही, और लेट से मैं कहता हूँ कि कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है ना वो 100 मिलियन डॉलर है। कितनी है? 100 मिलियन डॉलर। और ये मेरी इनकम की लाइन है, ये मेरी इनकम की लाइन है। दैट इज वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन, ये मेरी इनकम की लाइन। क्लियर है ये चीज? अब इकोनॉमी का ना मुझे इक्विलिब्रियम की अमाउंट बतानी है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आ गया, अब मुझे बताना है ये अमाउंट कितनी है। अब ये अमाउंट मुझे नहीं, मैं नहीं बता सकता विदाउट एमपीसी। तो इस एग्जांपल में मैं एमपीसी अज्यूम कर रहा हूँ कि 0.8 है। एमपीसी 0.8 है तो मल्टीप्लायर कितना होगा? 1/0.2। तो 1/0.2 के हिसाब से मल्टीप्लायर कितना आएगा? 5। और जब मैं 5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होगा। समझ आया ये? कह रहे ये चीज? हाँ ना, तो आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे 100 मिलियन से। ठीक है? अब अब मैं कहता हूँ कि इकोनॉमी में ना इन्वेस्टमेंट बढ़ी। भाई मैंने पहले इनकम की लाइन बनाई और फिर मैंने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन बनाई। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर में सी भी आता है, तो ये अज्यूम करो खाली सी है। तो कंजम्पशन ऑटोनोमस 100 मिलियन थी, तो इस 100 मिलियन की ऑटोनोमस कंजम्पशन में से मुझे देखना था ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये 5 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये मेरा मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आ गया 500। ये जिधर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम होता है ना। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है, और जैसे ही इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, जब भी ऑटोनोमस चेंज आता है तो शिफ्ट होती है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन क्या होती है? शिफ्ट होती है। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हुई तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की लाइन शिफ्ट हो गई ऊपर की तरफ। ये मेरा आ गया AE1। और अब ये हो गया A+I, इन्वेस्टमेंट भी आ गई अब यहाँ पे। सही है? और फॉर एग्जाम्पल ये कुल मिला के जो अमाउंट है ना ये 350 हो गई। और ये कितनी हो गई? 350 हो गई। अब 350 होने का मतलब क्या है? भाई 100 तो ऑलरेडी था, 100 तो ऑलरेडी था। इसका मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई, और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। और मुझे पता है कि इन्वेस्टमेंट इज ऑटोनोमस। इसका मतलब क्या हुआ कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की जो लाइन है वो शिफ्ट करेगी ऊपर की तरफ, शिफ्ट अपवर्ड्स। सही है? इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये इन्वेस्टमेंट 5 बार मल्टीप्लाई होगी तो 250 मिलियन, क्योंकि मल्टीप्लायर तो 5 ही है ना। तो ये कितनी अमाउंट क्रिएट हुई? 1250 की अमाउंट क्रिएट हुई।
इसका मतलब ये जो मेरा नया इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब ये जो मेरा नया इक्विलिब्रियम है वो कितने पे बनेगा? 500 प्लस 1250 कितना होता है? समझ आया? डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। डायरेक्टली कैसे निकालते हैं? 350 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 350 को 5 से मल्टीप्लाई करो, यही आंसर आएगा। मैं आपको इन्वेस्टमेंट का पूरा अलग से अमाउंट बता रहा था कि भाई 100 से अभी 350 गए तो 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई। उस 250 मिलियन को 5 में मल्टीप्लाई करा तो 1250 बना। 1250 को 500 में ऐड करा तो 1750 का नया इक्विलिब्रियम आ गया। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली 350 को मल्टीप्लाई कर देते 5 से, तो यही आंसर आ जाता। समझ आ गया? अब अज्यूम करो कि ये जो लेफ्ट राइट पे सारा मैंने डेटा दिया हुआ है ना, वो आपको दिया हुआ ही नहीं है और आपको ये ग्राफ दिया हुआ है। अगर आपको पेपर में ये डायग्राम दी हुई है तो क्या आप इस डायग्राम को देख के मल्टीप्लायर इफेक्ट बता सकते हो? अज्यूम करो एमपीसी पता ही नहीं है। एमपीसी पता ही नहीं है और पेपर में ये डायग्राम दी हुई है। क्या इस डायग्राम को यूज करके मल्टीप्लायर बता सकते हैं? दो फॉर्मूले बताए थे ना मल्टीप्लायर के मैंने। क्या सिर्फ इस डायग्राम को देख के मल्टीप्लायर इफेक्ट बताया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप क्या करोगे? आप बेसिकली मल्टीप्लायर जब निकालोगे तो आप क्या करोगे? आप चेंज इन रियल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ये रहा और चेंज इन रियल नेशनल इनकम ये रहा। सही है? क्लियर है ये चीज? तो आप क्या करोगे? चेंज इन रियल नेशनल इनकम कितना है? 1250। चेंज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कितना है? 250। ये इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, मल्टीप्लायर आ जाएगा 5 का। समझ आ गया? मैं सिर्फ इस डेटा को देख के भी मल्टीप्लायर निकाल सकता हूँ कि भाई 1250 का रियल नेशनल इनकम का चेंज है और 250 का जो है ना वो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का चेंज है। ये आपका लग गया। तो अगर आपको पेपर में एमपीसी नहीं दिया हुआ और ये ग्राफ बना के दे दिया एमसीक्यूज में और बोला कि मल्टीप्लायर बताओ, तो आप ये डेटा देख के मल्टीप्लायर बता सकते हो। क्लियर है? कोई मसला? ठीक है। अच्छा, इसी इसी चीज को ना, देखो नॉर्मली जो पॉलिसीज के क्वेश्चंस आते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ के क्वेश्चंस आते हैं या अनएम्प्लॉयमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, उनमें बनाना जरूरी है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के क्वेश्चंस होते हैं, जीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें बनाना जरूरी नहीं होती। और टॉपिक पर डिपेंड करता है सवाल किस पे आ रहा है। माइक्रो का सवाल है तो उसको तो बनाना ही बनाना। माइक्रो में तो आप ग्राफ के बगैर आंसर कर ही नहीं सकते। सही है? अच्छा ये देखो, ये जो दूसरा मॉडल है इंजेक्शन इज इक्वल टू विड्रॉल, मॉडल पे बना के दिखा रहा हूँ। तो ये आ गया इंजेक्शन विड्रॉल, ये आ गया इनकम, ये आ गया पॉजिटिव एरिया, ये आ गया नेगेटिव और ये जीरो। अच्छा सेविंग की लाइन जो है वो यहाँ नेगेटिव से स्टार्ट होती है। अच्छा सेविंग की लाइन, विड्रॉल की लाइन नेगेटिव से स्टार्ट क्यों होती है? क्योंकि इनिशियली जो हमारी कंजम्पशन है वो नेगेटिव होती है ना, ऑटोनोमस। तो ये -A 100 था। -A क्या था? ये -A जो है ना वो 100 था। क्लियर है? तो -A 100 है। पीछे वाली एग्जाम्पल कंटिन्यू हो रही है। मल्टीप्लायर कितना था? 5 था। मल्टीप्लायर कितना था? 5 था, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अभी कुछ भी नहीं है। कंजम्पशन सिर्फ 100 मिलियन की हो रही है ऑटोनोमस। और 5 मल्टीप्लायर है। तो ये जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है ये कितने पे आएगा? 500 पे आएगा। दैट इज इंजेक्शन इज इक्वल टू विड्रॉल। ऐसा ही है? क्लियर है? मतलब यहाँ पर कंजम्पशन इज इक्वल टू वो है ना, सेविंग है, जितना विड्रॉ हो रहा है। सही है? अब अगर मैं इसके अंदर इंजेक्शंस को ऐड करता हूँ, अगर मैं इसके अंदर इंजेक्शंस को ऐड करता हूँ तो आपको याद होगा इंजेक्शन की लाइन कैसी होती है? हॉरिजॉन्टल होती है क्योंकि उसमें सारे ऑटोनोमस होते हैं। इंजेक्शन की लाइन हॉरिजॉन्टल होती है क्योंकि उसमें सारे ऑटोनोमस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंजेक्शन की लाइन ऐड करी और यहाँ पर मैंने लिख दिया इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 250। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू 250।
सही है। और जब 250 की इन्वेस्टमेंट हुई तो एडिशनल 1250 का वो आया था, एडिशनल 1250 की रियल नेशनल इनकम आई थी। तो ये आपका नया मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम आ गया यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया 1750। क्लियर है। कोई मसला है इसमें?